हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? ठीक है, तो हमारे इंडिया को मिली है 48th रैंकिंग, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो देखिए, ये जो है यूनेस्को की एक इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को का विपो। ठीक है, देखिए यूनेस्को में 15 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। विपो जो है उसमें से एक है। ठीक है, 15 में से एक विपो भी है। तो विपो जो है, विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया उसने, और ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल जारी होता है। लेकिन विपो के साथ दो और भी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी? हमारी कार्डिनल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 7 जो है इसमें पिलर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग दी जाती है। जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया, रिसर्च हो गया, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, क्रिएटिव आउटपुट है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही 7 पूरे पिलर्स होते हैं। इसमें कुछ ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो कुछ इनपुट सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, और आउटपुट सब इंडेक्स होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको कितनी रैंकिंग होनी चाहिए। रैंकिंग की हम बात करें कि रैंकिंग कैसे हम डिसाइड करते हैं किसको कितनी रैंकिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे जो टॉप पे है वो है स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर पे हमारा है स्वीडन, और थर्ड पे यूएसए। तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे जो है आपका स्वीडन, एंड थर्ड पे यूएसए। ठीक है, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। ठीक है ना। और इंडिया देखिए, इंडिया लोअर मिडिल कैटेगरी में आता है। अब अगर हम देखें हमारे जो है हमने कितना इम्प्रूव किया है, तो 5 ईयर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2015 में हमारा रैंक 81 था, और 48 में जो हमारा रैंक जो 2020 में है वो 48 रैंक हो गया है। तो इंडिया ने जो है काफ़ी इम्प्रूव किया है 5 ईयर्स में। ठीक है ना। और अगर ऐसे देखें तो एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि साउथ सेंट्रल रीजन में इंडिया जो है टॉप पे है। ठीक है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें जो है इनोवेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अब फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने हाल ही में अपनी किस पुस्तक के शीर्षक की घोषणा की? तो कौन सा पुस्तक के शीर्षक का नाम बताना है हमें। और करण जौहर की बुक है तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो इनकी बुक ऐसी ही होती है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है, तो ये जो हमारा बुक का नाम है करण जौहर की। नेक्स्ट है वह भारतीय संस्था जिसने हाल में ही डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया। ठीक है, कृषि मेघ की बात करेंगे तो देखिए इसका शुभारंभ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। ठीक है, किसने किया? कृषि मेघ का शुभारंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने जो है ये लॉन्च किया है ICAR के द्वारा। ये जो डेटा रिकवरी सेंटर है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या? कृषि मेघ। इसकी शुरुआत की है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको जो है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नीति है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको इक्विप बनाना। ठीक है ना, प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना उनको। किसको? ये जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, डाटा रिकवरी सेंटर। अच्छा, ये हमारा हो गया। ओके, ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? भारत का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि टॉपिक अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो टॉपिक और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो अभी हम इसको एज इट इज देखेंगे। थोड़ा बहुत जहाँ नीड होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज बाद में जो है कुछ टॉपिक्स हैं जिसको एक्सप्लेन और किया जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इशूज हैं उसको और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे? अंगमाली, केरल में। कहाँ पे किया जाएगा? अंगमाली केरल में जो है इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है विद द हेल्प ऑफ द UN। ठीक है, UN और SDG कहाँ पे किया जाएगा? ये केरला में। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए UN के हेल्प से केरला में स्टैब्लिश किया जाएगा। क्या? इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर। ये कहाँ पे है? अंगमाली, केरला में। ठीक है, एम क्या है? विमेन एम्पावरमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि ये विमेन जो है आपका इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर है तो विमेन एम्पावरमेंट फोकस होगा। ठीक है, आपका जो है जेंडर इक्वलिटी।
ठीक है, जेंडर पैरिटी उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। सेफ प्लेस, वुमेन्स को सेफ प्लेस जो है वर्किंग प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा अवे फ्रॉम द होम, ठीक है, घर से दूर भी एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो जैसे हम इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड की बात करें तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो देखा जाएगा कि उनका जो है पहुंच जो है ग्लोबल मार्केट तक हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो स्थापित किया जाएगा माली केरल में, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित बहु एजेंसीय निकाय जो सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का जिम्मेदार होगा, वो कौन है? वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कौन है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझ पाएँ तो देखिए ये क्या है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं को फोकस करेगा। बाकी जो मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं वो जैसे हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से इंस्टीट्यूशन जैसे IBPS हो गया, ठीक है, RRB है, SSC है, तो ये कुछ अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं। अब ये जो NRA है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो सारे एग्ज़ाम सारे जो है आपके जैसे मान लीजिए प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, तो सारे फेजेस में वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये सिर्फ प्री एग्जाम के लिए होगा। बाकी जो है ये IBPS, RRB और SSC ये जो है खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि मेंस के एग्जाम फिर बाद में ये लोग कराएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सिंगल बॉडी एजेंसी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका? तो देखिए हमारे लिए बेनिफिशियल इस तरीके के है कि ये जो है सिंगल बॉडी एजेंसी है, ठीक है ना। जितनी भी वैकेंसी होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं है इसमें जो है ऐड की जाएंगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की। बाद में अगर हो सकता है कि इसको भी जो है और आगे बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, इन ये जो है सारी जो है वैकेंसीज को ये सिंगल बॉडी एजेंसी होगी हमारी, कौन सी? NEA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वही जो है इसको देखेंगे। इसमें एक जो है एग्जाम कराया जाएगा जिसको बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये जो है होगा ग्रुप B एंड C के लिए, ठीक है, और वो भी नॉन टेक्निकल जो बैकग्राउंड होगा उसके लिए होगा, ग्रुप B एंड C के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना, ये जो ये साल में एक बार होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। और ये कहा गया है कि सेंटर जो इसका होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, ठीक है ना। मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है ये कराया जाएगा, और मल्टीपल लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि 12 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो हमारे 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसमें से 12 लैंग्वेजेस में यहाँ पे अभी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी वैलिडिटी, जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ तो इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना, और एग्जाम कैसे कराया जा रहा है? एग्जाम हर साल कराया जा रहा है, तो आप तीनों साल एग्जाम में बैठ सकते हैं, भले आप क्लियर कर चुके हो, आप बैठ सकते हैं। आपका जो हाईएस्ट जो मार्क्स होगा, जैसे मान लीजिए आपने 3 साल एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 100 मार्क्स के पेपर थे, आपने एक बार 80 मार्क्स लाया, एक बार 85 और एक बार 92 लाया, तो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो आपका जो है वो वैलिड होगा, है ना, वही आपका जो है काउंट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बार अगर कुछ आपके मार्क्स खराब हो गए तो आपका मार्क्स वाला नहीं, बल्कि जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अटेम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एज लिमिट यहाँ पे लगाई जाएगी। अभी फिलहाल ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो ये आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा कि रिक्रूटमेंट थोड़ा सा स्पीडी हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि अभी अगर सिर्फ प्री की बात की जा रही है तो प्री ही तक जो है सिमट के रह रहा है हमारा, ठीक है ना। क्या चीज़? आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। बाद में जो और जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोग तो अपना मेंस और वो सारी चीज़ें कराएंगे। तो अब ये जो है प्री तो हम कर देंगे, लेकिन अगर यही जो ढुलमुल रवैया जो अभी भी इनका है इसी तरीके से रहा तो फिर इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसके बाद फिर है ये एक अभी विचार ये हो जा रहा है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके थ्रू फिजिकल मतलब रिजल्ट आने के बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट की सारी चीज़ें होंगी। अभी जो है बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर नहीं है, जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी तो हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कैसे जो है आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको, क्योंकि फिर ये ख़त्म नहीं हो पाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हमारा क्या है? आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, जिसे हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। वो क्या है? ये आपका पवित्रपति, ठीक है, पवित्रपति बोलते हैं। तो देखिए DRDO ने पवित्रपति लॉन्च किया है, ठीक है ना, लेके आए हैं वो। और ये जो है नॉन माइक्रोफाइबर्स एंड नेचुरल हर्ब्स एक्सट्रैक्ट्स के साथ बना हुआ है, ठीक है ना। ये नैनो फाइबर्स हैं बेस्ड ऑन द नीम ऑयल, जैसे टर्मरिक ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया और तुलसी ऑयल हो गया, तो इन सारी चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है ना।
अब देखिए अगर हम फ्रंट की बात करें, जैसे फेस मास्क है एक्चुअली, ये तो फेस मास्क का जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है ना, आगे वाला पार्ट है, वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, वाटर को रिपल्स कर देगा, अगर उसमें पानी पड़ गया तो वाटर जो है उससे गिर जाएगा, ऐसा नहीं कि वो गीला होकर खराब हो जाए। और जो बैक वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारे जो है फेस के हमारे टच में रहेगा वो वाला पार्ट, वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी क्वालिटी है, और ये DRDO ने बनाया है फेस मास्क, ठीक है। क्या नाम है, पवित्रपति, ठीक है, पवित्रपति नाम है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक किस अभियान का आयोजन किया, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा कौन किया है, ये आपका किया है युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के 74वें, कब 74वें आपका दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर ये किया है फिट इंडिया। क्या नाम है इनका, फिट इंडिया, ठीक है ना, फिट इंडिया नाम है। तो देखिए फिट इंडिया जो ये है, ये एक्चुअली एक रन है, ये फिट इंडिया रन है, एक मूवमेंट है, फिट इंडिया रन मूवमेंट चलाया गया है, ठीक है। तो किरण रिजिजू ने स्टार्ट किया इसको, ये 14 अगस्त से 2020 से आरंभ होगा और 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगा, ठीक है। ये 74वीं स्वतंत्रता दिवस में स्टार्ट किया गया है, और ये जो है गांधी जी की, एक्चुअली 2 अक्टूबर क्यों रखा गया, क्योंकि 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जी की 151वीं जो है गांधी जयंती मनाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए 2 अक्टूबर को रखा गया है फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अपने ही, जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मुझे कहीं पार्टिसिपेट करने नहीं जाना पड़ेगा, आप जानते कोरोना का टाइम भी है, अभी भी सिचुएशन इस तरीके की है, तो हम अपने स्थान पे ही, अपनी प्लेस पे ही हम रन कर सकते हैं। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक वॉच होगी, उसकी घड़ी होगी, जिससे हमें उनको पता चल जाएगा कि कितना टाइम हमने लिया, कितना सेकेंड या कितना मिनट लिया और कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था। और नेक्स्ट हमारा है, अगस्त 2020 में पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हर्मल मिर्च और मिंदोली केला, ठीक है, मोयला केला भी बोलते हैं, ने भौगोलिक संकेतित रजिस्ट्री से GI टैग प्राप्त किया है। ये उपयुक्त उत्पाद किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये गोवा से संबंधित है, ठीक है, गोवा से संबंधित है। तो इसमें कुछ हमारे और GI टैग्स हैं, ठीक है, आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ तो आप इसका किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि GI टैग से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया वो हमारा गोवा से है, और कुछ GI टैग्स के बारे में और आप देख लीजिए। तो देखिए अगर सबसे पहले एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले GI टैग जो है किस चीज़ को मिली थी, तो ये जो हमारा देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नाम होता है पूरा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है ना, किसी जगह की कोई स्पेशल चीज़ होती हो, ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ होती हो, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं, ठीक है ना, उसको दिया जाता है। और ये पहली बार जो है दार्जिलिंग, कहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, तो इसको पहली बार जो है दार्जिलिंग में दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। और अब देखिए कुछ GI टैग्स है, और कौन से स्टेट से ये देख लेते हैं। काले चावल, ठीक है, काला चावल क्या, मणिपुर का काला चावल, ठीक है, टेराकोटा गोरखपुर से है ये, ठीक है। जीरा फूल कहाँ से है, जीरा फूल जो है धान की एक किस्म है, ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। फिर मिर्च डले खुरसीनी, ये सिक्किम से है, ठीक है, मिर्च डले खुरसीनी जो है वो सिक्किम से है, ठीक है। केवल पट्टी की कदलाई मिठाई, ठीक है, केवल पट्टी की कदलाई मिठाई, ये गुड़ और जो है मूंगफली से मिलके बनी होती है एक्चुअली। आपने हो सकता है इधर भी मिलता है, लेकिन वो अलग शायद कुछ और होती होगी, मैंने फोटो में नहीं देखा है, आप एक बार इसको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। केवल पट्टी की कदलाई मिठाई, तो कदलाई मिठाई गुड़ और मूंगफली से मिलके बनी होती है, तमिलनाडु की है। कश्मीरी केसर, तो आपको पता है कश्मीरी केसर कश्मीर की है। काला जीरा हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। चूली तेल जो है ये हिमाचल प्रदेश की ये भी है, ठीक है। और फिर हमारा गोवा से अभी हमने देखा था हरमल मिर्च है, ठीक है, हरमल मिर्च है, मीठे पकवान खाजे और मिंदोली केला, ये जो हमारा गोवा से है, ठीक है। इसके बाद देखिए बोसासोल चावल ये असम से, ठीक है, बोसासोल चावल असम से GI टैग मिला है। और कड़कनाथ मुर्गा ये पहले का ही हमारा है, ये मध्य प्रदेश का है। वरंगल की दरी तेलंगाना है, ठीक है। कंदमाल हल्दी उड़ीसा का है। इरोड हल्दी तमिलनाडु का, तो इरोड हल्दी तमिलनाडु का, कंदमाल हल्दी उड़ीसा का। सांगली हल्दी महाराष्ट्र का है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। कुल्लू जो है खाव ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। कुल्लू शॉल है ये, ठीक है, कुल्लू जो है शॉल, वहाँ की शॉल और टोपी आती है ना, तो वो जो है उसकी बात करें हिमाचल प्रदेश का है।
वारंगल की दरी तेलंगाना है, ठीक है। बनारसी साड़ी आपको पता है बनारस है। कुर्ग ये जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। कुर्ग जो है अरेबिका, ये कॉफ़ी की वैरायटी कर्नाटका से है। वायनाड रोबोस्टा कॉफ़ी कहाँ की है? केरल की है। वायनाड रोबोस्टा केरल की है। कुर्ग अरेबिका कर्नाटका की है। और अरकू कॉफ़ी ये जो है आंध्र प्रदेश की। अरकू कॉफ़ी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। कोल्हापुरी चप्पल दोनों ही जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। रसगुल्ला जो है उड़ीसा, ठीक है। रसगुल्ला कहाँ से? उड़ीसा। और गोविंदो भोग चावल ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। छऊ मुखोटा ये वेस्ट बंगाल का। छऊ मुखोटा वेस्ट बंगाल का। सिरसा सुपारी कर्नाटक है, ठीक है। सिल्क साड़ी तमिलनाडु, ठीक है। बनारसी साड़ी बनारस और सिल्क साड़ी तमिलनाडु। और मयूर गुड़ जो है केरल का है। मयूर गुड़ कहाँ का है? केरल का है। लेकिन अगर हम कदलई मिठाई की बात करें तो ये तमिलनाडु का है। गुड़ और मूंगफली से बनी हुई। मयूर गुड़ केरल का है। वृक्ष नीलांबर टी केरल का है। सिरसी सुपारी कर्नाटक का है, ठीक है। ऐसे ही बिहार में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो बिहार का पेपर है जिन लोगों को देना है वो देख लीजिए बिहार में कौन कौन सा जीआई टैग है। तो देखिए कतरनी चावल, ठीक है। कतरनी चावल बिहार का है। मगही पान बिहार का है। शाही लीची बिहार से, ठीक है। जर्दालू आम बिहार से और शिलवा खाजा बिहार से। अब आप लोग ये मुझे बताएंगे कि ये बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये रिलेटेड है। फिर से देख लीजिए कतरनी चावल, ठीक है। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दलू आम और शिलवा खाजा, ठीक है। सिल्वा खाजा ये बिहार से है और इसका डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है हमारा यूटी है जिसको कार्बन न्यूट्रल में जो है कन्वर्ट करने की बात की। तो देखिए ये जो हमारा है ये लद्दाख है, ठीक है। पहला कार्बन न्यूट्रल रीजन है इंडिया का ये, ठीक है। लद्दाख जो है पहला कार्बन न्यूट्रल इंडिया का ये रीजन है, ठीक है ना। और ये क्या होगा इससे बेनिफिट अचीविंग जीरो और नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एमिशन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, लोग सांस ले रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई चीज जलाई जा रही है तो कार्बन निकल रहा है उसमें से, लेकिन उतना कार्बन किसी न किसी रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो वो जो है जो कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसी को कहते हैं कार्बन न्यूट्रल रीजन, ठीक है। ऑन यहाँ पे क्या होता है हर टन पे यानी कि ऑन एवरी टन ऑफ कार्बन emitted through the human activity is compensated by the removal of an equivalent amount of carbon, ठीक है। हम जितना जो है हम कार्बन को हम इमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन है एब्जॉर्ब कर ले तो हमारा कार्बन न्यूट्रल में हो जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नाम से एक नए ऐप को जारी किया है। तो ये जो नया ऐप है इसका नाम है सखी ऐप, ठीक है। सखी ऐप। तो स्मृति ईरानी कौन है? बाल विकास मंत्री है ये, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया और ये जो है यूपी के अमेठी के 151 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये किया गया है। सिर्फ अभी 151 आंगनबाड़ी केंद्रों में ही ये लॉन्च किया गया है सखी ऐप, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए जो है संसाधन प्रोवाइड कराना, ठीक है। और आवश्यक दिशा निर्देश देना, जो ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है इसको जो है सुचारू रूप से चलवाना। तो ये अमेठी के 151 आंगनबाड़ी केंद्रों में है और ये जो है बच्चों पे फोकस है। तो ये जो है स्मृति ईरानी ने स्टार्ट किया। और फिर नेक्स्ट हमारा हाल ही में हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की पहली स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के सहयोग से किस नाम के देश के पहले अपर स्टेज निजी रॉकेट इंजन, अब ये निजी रॉकेट इंजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सफल परीक्षण कर लिया। उसका नाम है निजी रॉकेट इंजन का रमन और किया किसने है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रमन क्या है? इंडिया स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये जो है हमारा एक निजी रॉकेट इंजन है, ठीक है। निजी रॉकेट इंजन है। तो देखिए इंडिया में अभी तक ऐसा कोई जो है मतलब देखिए ये जो हमारा स्काई रूट एरोस्पेस है ये जो है प्राइवेट एक कंपनी है जो रॉकेट्स को बना रही है, ठीक है। निजी रॉकेट्स को बना रही है और यूएस वगैरह में, चाइना हो गया आपका, तो ये जो है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर, जैसे यूएस का स्पेस एक्स हो गया, ठीक है। लिंक स्पेस हो गया है, बोइंग है, तो ये सारी जो हैं यूएस की हैं, ठीक है ना। और स्पेस एक्स ने तो 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया, ठीक है ना, पहुंचाया भी। ये जो है रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है इनके पास, ठीक है। ये जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। चाइना का भी ऐसे बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए कि आई स्पेस है, लैंड स्पेस है, लिंक स्पेस है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन इंडिया के में जो है ये इंडिया में ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है स्काई रूट एरोस्पेस का। और भी जो है कंपनी सामने आ रही हैं और भी कंपनीज जो है डेवलप करने की बात हो रही है, ठीक है ना।
तो ये जो है देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है ना। और स्काई रूट अगर स्पेस की बात करें तो ये जो है इन्होंने क्या डेवलप किया है, ये विक्रम 1, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट लॉन्च रॉकेट है ये, ठीक है। इट्स फर्स्ट लॉन्च रॉकेट किसकी, स्काई रूट स्पेस की, विद द हेल्प ऑफ इसरो की हेल्प से इन्होंने जो है ये डेवलप किया है, ठीक है ना। और ये जो है इनका प्रोग्राम है कि दिसंबर 2021 में ये जो है इसरो की हेल्प से स्पेस में रॉकेट को क्या करेंगे, रॉकेट को लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। रॉकेट को लॉन्च करेंगे। और कैसे रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जो इसरो का लॉन्च साइट है, क्योंकि देखिए इनके पास अभी अभी नई नई कंपनी है, ओपन हो रही है, तो ऐसा कोई साइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है इनके पास, ठीक है, इस तरीके की। तो इसरो का रॉकेट लॉन्च साइट जो है उसी को यूज़ करके रॉकेट को लॉन्च करेंगे, बाद में फिर ये लोग अपना डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ये जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया। तो देखिए परियोजना का नाम है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना, ठीक है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना, ठीक है। कहाँ पे किया है ये किया है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये परियोजना जो है का शुभारंभ किया है। नाम इसका है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रेल में रक्षा क्षेत्र, ये फिर से देख लीजिए, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र से जुड़ी कितनी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया, जिससे रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। तो देखिए 101 उत्पादों से अधिक उत्पादों में जो है क्या प्रतिबंध लगा दिया है, किस पे, इम्पोर्ट से, ठीक है। अगर इम्पोर्ट हम कम कर देंगे तो जो हमारा मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है वो हम जो है अपना बनाने की कोशिश करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये जो हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखिए यूएसए है, रसिया है, ये सब जो है टॉप के डिफेंस मैन्युफैक्चर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। और इंडिया क्या है, इंडिया टॉप में है इंपोर्टर्स में, ठीक है। सिप्री, देखिए सिप्री का स्टॉकहोम रिपोर्ट है, ये बताता है कि जो आपका सऊदी अरब है वो पहले नंबर पे है जो इंपोर्टर है, ठीक है ना, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे इजिप्ट है। तो यानी कि सऊदी अरब, इंडिया और इजिप्ट जो है फर्स्ट 3 जो कंट्रीज हैं जो मैक्सिमम इंपोर्ट करती हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। और जो लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो कौन है, रशिया है। रशिया 58, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया को कौन सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा रशिया से सप्लाई होता है 58% टोटल, ठीक है। इजराइल से 15% एंड यूएसए से 12%। तो ये देखिए इंपोर्टर बन के ना रह जाना, बल्कि हमें जो है एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करना है। अभी हाल फिलहाल में देखिए कुछ डेवलपमेंट तो हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने लगभग 40 से अबव यानी 42 आई थिंक कंट्रीज को जो है ये अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है। और अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत का नया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है, अगस्त 2020 में भारत का नया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और ये आर्टिकल 148 में आता है, 148 टू 151, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कैग की बात कर रहे हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 148 में से 151 में, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है, डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है कैग का, ठीक है। अच्छा, इनको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए जो हमारी लोकसभा है, जो एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है, इसको जो है इसके जो जितने फाइनेंसेस हैं उसको जो है कंट्रोल करती है कैग। तो कैग उसको उसका ब्यौरा रखती है। तो कैग जो है कंट्रोल करना मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती टोकती है, क्योंकि रोकती टोकती क्यों नहीं है, रोकने टोकने का। अब या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो है जो हमारा कैग है, अगर मान लीजिए कि कोई उसको लगता है कि जो फाइनेंसेस हैं वो कुछ ऐसे जो है जगह पे डाइवर्ट हो रहे हैं जहाँ नहीं होने चाहिए, या वेस्ट हो रहे हैं कहीं, तो कैग जो है उसको कंट्रोल नहीं करती, रोकती नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं रोकती? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए, अगर ये इनका 1 अप्रैल और 31 मार्च तक इनका पूरा सेशन चलता है, 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत कर देते हैं। किसको? ये जो है रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट के सामने जाती है और प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट में रखते हैं। तो ये हमारा कैग है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते, आप ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते, बट बल्कि फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, एडवाइजर नहीं होते। और ये कौन होते हैं? आईएएस होते हैं, या बहुत हुआ तो आईएएस होते हैं ये, ठीक है ना। ये चेक करते हैं, अकाउंट्स वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या है, रिपोर्ट जो है हमारी कैग की, देखिए इसमें जो है ना एक चीज बहुत ध्यान रखने की बात है, कैग की रिपोर्ट जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कैग ही बनाती है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई और बॉडी होती है। तो यही देखिए कितना, यही जो है खूबसूरती है इंडिया का, फेडरलिज्म की खूबसूरती है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा है सेंट्रल चाहे स्टेट हो, दोनों के लिए जो ऑडिट होता है वो कैग ही करती है, ठीक है ना, कैग ही करती है। और हाँ, ये जो है कि यूनियन फाइनेंस, अगर यूनियन का फाइनेंशियल मैटर देखा जा रहा है तो प्रेसिडेंट के सामने वो जो है रिपोर्ट जाएगी, और अगर स्टेट फाइनेंस है तो जो है ये किसके? गवर्नर के सामने, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा। लेकिन एंटायर इंडिया के लिए जो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के अंतर्गत एंटायर इंडिया के लिए कैग ही रिपोर्ट देती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कैग है, तो कैग क्या करती है? पार्लियामेंटेरियंस जो है को हेल्प करती है। जैसे पार्लियामेंटेरियंस मतलब क्या होता है कि इसमें जो है हमारी एक कमेटी होती है, पीएसी कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये जो है कैग के रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, और इसमें जो है जो है आपका 15 मेंबर्स लोकसभा के और 7 मेंबर्स राज्यसभा के, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें, अगर कैग का हम देखें तो जो है 6 ईयर 65 ईयर्स इनका होता है, यानी कि 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 65 ईयर्स मैक्सिमम अपने एज तक वो काम कर सकते हैं। अगर वो जो है 65 ईयर्स का एज अटेन कर चुके हैं और उनका सिर्फ 3 साल का ही जो है उनका टाइम उन्होंने स्पेंड किया है अपने ऑफिस में, तो भी उनको जो है अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट जो है री अपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक बार जो है इनका टाइम हो गया तो उनका री अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल विल ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार, ये जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जैसा उनका रिमूवल होता है, उसी ग्राउंड पे इनका भी रिमूवल होता है। मतलब प्रूवन मिसबिहेवियर, आप समझ लीजिए कि अगर कोई मिसबिहेवियर प्रूवन है तो उस बेस पे इनका हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा अरविंद सक्सेना की जगह किसे लोक सेवा आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए प्रदीप कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया, और बहुत ही लैंडमार्क ये जो है क्या कहते हैं आपका अपॉइंटमेंट रहा है, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी की जगह ये खुद एक जो है अध्यापक थे, प्रदीप कुमार जोशी जी, ठीक है। तो इनका जो है संघ लोक सेवा आयोग में इनको अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। अब अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 315 से 323 जो है ये है आपका प्रदीप कुमार जोशी, सॉरी ये आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी हमारा 315 से है आर्टिकल में। और प्रदीप कुमार जोशी जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यूपीएससी के, ठीक है ना। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो है हमारा ऑल इंडिया लेवल पे क्या करती है, ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ग्रुप ए और बी का जो है बी सर्विसेज का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो यूपीएससी जो है इसको जो है सीपीएससी बोलते थे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1991 में आया था ये, और इसको ट्राइफॉर्केट कर दिया था फर्दर 1935 में, यानी कि सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में डिवाइड कर दिया गया था 1935 में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो है 9 से 11 जो है ये जो है वेरी करते रहते हैं, तो इनका कोई सर्टेन मतलब ऐसा नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे, ये अकॉर्डिंग टू जो प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार, अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो प्रेसिडेंट का पूरा इसमें कंट्रोल होता है, जितने मेंबर्स उनके अकॉर्डिंग मेंबर्स हो जाते हैं इसमें, तो ये वेरी करते हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जो है ऐसा कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है पर्टिकुलरली, ठीक है ना, लेकिन 10 साल, हाँ 10 साल या उससे ज़्यादा ये किसी भी जो है गवर्नमेंट ऑफिस में इनकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एज इनका भी 6 और 65 यानी कि 6 साल ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं 65 ईयर्स की एज पूरा करने तक, ठीक है। जो हमारा उसके बाद वह ये रिमूव जो है कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। और कैसे रिमूव? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी अगर ऐसी होती है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जो है इंसॉल्वेंसी के केस में इनको रिमूव किया जा सकता है ना। और क्या है, या फिर जो है देखिए इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव ऑफ द माइंड
या बॉडी, इस तरीके का कोई चीज़ है, ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट गेन कर लेते हैं आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द यूपीएससी, अब तो ये इस केस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस आप देखिएगा, जो कैब की बात की थी हमने, तो कैब में जो है प्रूवन मिसबिहेवियर के केस पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और इन्फॉर्मेटिव ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड जो है कोई बाहर का एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज़ें हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब थोड़ा मैं इसको और कम कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अब अगर इतना डिस्कस करेंगे हम तो टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सिर्फ करंट अफेयर्स है तो वहीं तक सीमित रहे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग जो चाह रहे होंगे। फिर हमारा है, किस नदी पर बने भारत के सबसे लंबे 1.8 किलोमीटर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, 1.82 किलोमीटर का है, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? गुवाहाटी में किया गया है ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये जो है कनेक्ट करेगा साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र से, जो है जो हमारा नॉर्दर्न जो टिप है आपका गुवाहाटी का, उसको कनेक्ट करेगा ये। तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, टाइम कम लगेगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है 1.8 किलोमीटर रोपवे है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु किस नाम के मोबाइल ऐप को 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया? तो देखिए हरित पथ नाम है इसका, ठीक है। मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ और ये जो है डेवलप किया गया है NHAI द्वारा, ठीक है, NHAI द्वारा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन जो है हाईवे को क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और क्या है? जो देखिए हाईवेज होंगी दोनों साइड में, उनके दोनों साइड में प्लांट्स को लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये प्लांटेशन ड्राइव एक प्रोजेक्ट था और ये जो है आपका ये एक्चुअली प्लांटेशन ड्राइव जो प्रोजेक्ट है ना, वो नहाई के यानी NHAI के 25 साल कंप्लीट होने के ही उपलक्ष्य में जो है प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और इसमें देखिए वही है कि हमारे हाईवेज के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो जो है प्लांट्स वगैरह को मैनेज करेंगे कि हाईवेज में कहाँ पे कैसे कैसे प्लांट्स को मैनेज किया जाए, ठीक है ना। तो जैसे नागपुर प्लान की अगर बात करें तो जो हमारे रोड्स हैं उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा एक नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है, या विलेज रोड्स होती हैं। इन 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो देखिए 40% जो ट्रैफिक है, 40% ट्रैफिक है वो कवर करता है हमारा नेशनल हाईवे। और अगर लेंथ की बात करें तो सिर्फ 1.7 आपका परसेंट जो है 1.7% है ये, अगर हम बात करें कितना नेशनल हाईवे कवर करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। और जितने फाइनेंसेस होंगे उसका जो है NHAI में जो फाइनेंसेस होंगे उसका 1% जो है, जो मतलब अलॉट होगा नेशनल हाईवेज के लिए, उसका 1% जो है ग्रीन फंड के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट मैं जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको इस तरीके से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं या फिर जैसा ही है वैसे मैं कर दूं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुझे टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा जो है कवर बहुत ज़्यादा करना है। बट अगर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें और जो एक्स्ट्रा हैं वो भी जो है नॉलेज में आएंगी। तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा एक बार क्या करना है। थैंक यू सो मच।